हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू पर। आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री लेसन 13 यानी 13 नंबर लेसन, जिसका चैप्टर का शीर्षक है सविनय अवज्ञा और उससे आगे। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के ही पार्ट हैं और ये हमारा पार्ट 1 है। चैप्टर बहुत लंबा है, बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छे चैप्टर है और इससे बिहार बोर्ड में आपको 12 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन आ जाते हैं इस चैप्टर से। तो समझ ही रहे हैं कि एक बहुत बड़ी नंबर आ जाती है। तो आप क्या करें, वीडियो को आराम से देखते रहिए एकदम ध्यान पूर्वक, तो सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाएगी। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं, पहले हम थोड़ा सा पाठ परिचय देख लें, फिर आगे हम लोग चलेंगे। देखिए, इस पाठ का यानी वीडियो का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल रूप से, इस पाठ में मूल रूप से महात्मा गांधी जी द्वारा 1915 से लेकर 1948 तक जो आंदोलन चलाए गए उन सब के बारे में। जैसे आपने सुना होगा कि दक्षिण अफ्रीका से सबसे पहले उन्होंने 1915 में वापस लौटे 1915 में वापस लौटे और 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह चलाया, जो उनकी सबसे पहली आंदोलन थी। फिर बाद में उन्होंने रन से काम करो फिर बाद में उन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये चार आंदोलन द्वारा उन्होंने भारत को आज़ाद करने में मदद किया। इन सारे बातों को, इसके अलावा और कुछ जो मुख्य टॉपिक्स हैं, इन सारे बातों को हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा महात्मा गांधी के जीवन के बारे में देख लेते हैं, जो उन्होंने क्या क्या कहा है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि गांधी जी द्वारा ये 4 आंदोलन चलाए गए। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917, असहयोग 1920, सविनय अवज्ञा 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 4 आंदोलन द्वारा उन्होंने भारत को आज़ाद कराया। इन सारे बातों को हम लोग इसमें विस्तार से पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, इन सारे बातों को भी हम लोग इसमें कवर करते चलेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कहते हैं। सुनिएगा, महात्मा गांधी का जन्म, थोड़ा सा उनकी जीवनी देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी का जीवनी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर जिला के राजकोट में हुआ था। ध्यान देंगे, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, तो गुजरात राज्य के पोरबंदर जिला के एक जगह है जिनका नाम है राजकोट, वहीं इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। इनके पिता का नाम क्या था, करमचंद्र गांधी, और माता का नाम क्या था, पुतलीबाई। इनकी शादी 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी से कर दी गई थी और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गई। याद रखेंगे, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे दिल्ली के प्रार्थना सभा में इन्हें गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, नाथूराम गोडसे ने किया था। इस पाठ में दक्षिण अफ्रीका 1915 में भारत आए और जो काम किया, इन सब के बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। जब दक्षिण अफ्रीका से वह भारत आए 1915 में, तो वो उन्होंने क्या क्या किया है, इन सब के बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, वे पेशे से वकील थे। महात्मा गांधी क्या थे, पेशे से एक वकील थे और एक केस की पैरवी के लिए सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर 1893 ईस्वी में वे दक्षिण अफ्रीका गए थे और साथ ही अमानवीय घटना घटी जिससे गांधी जी राजनीति में आ गए और वहां नेता बन गए। क्या सुना आपने, क्या हुआ कि भारत में वे वकालत करने लगे। जब वे मतलब इंग्लैंड से पढ़ करके आए तो वकालत करने लगे। वकालत करते करते इन्हें एक केस की पैरवी के लिए इनको सेठ अब्दुल्ला ने कहाँ बुलाया, दक्षिण अफ्रीका बुलाया। तो ये दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए
और वहां जब जाते हैं तो रास्ते में ही जब दक्षिण अफ्रीका में उतरते हैं तो इन्हें काले और गोरे का भेदभाव वहां पर सहना पड़ता है, क्योंकि अंग्रेज वहां पर, अंग्रेज का ही राज था वहां पर, तो अंग्रेज वहां पर ना काला और गोरा का भेदभाव कर रहा था, यानी गोरे के लिए अलग अधिकार और काले के लिए अलग अलग अधिकार। गोरे वाले प्रथम श्रेणी के ट्रेन में यात्रा करेंगे, काले वाले उसमें नहीं कर सकते हैं। गोरे वाले बगही के ऊपर में बैठेंगे, काले वाले उसके पौधान नीचे वाले जगह पर बैठेंगे। गोरे वाले सड़क पर चलेंगे, जो काले वाले होंगे वो पैदल वाले जगह पर चलेंगे, यानी पैदल जो एक परिया रास्ता जिसको कहते हैं, सड़क के किनारे किनारे खाली जगह उस पर चलेंगे। उनको पगड़ी बांधने का अधिकार नहीं था। इन सारी बातों को जब उनका साथ वहां पर व्यवहार हुआ, यानी गांधी जी के साथ गलत व्यवहार हुआ, तो इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, इस कौम के लिए लड़ा जाए या छोड़ दिया जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, लड़ना चाहिए। तो गांधी जी वहां पर दक्षिण अफ्रीका में जो अंग्रेजों द्वारा चलाया जा रहा था काला और गोरा का भेदभाव, इसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया और वहां पर क्या बन गए, नेता बन गए। बहुत सारे लोग इनका साथ देने लगे और धीरे धीरे वहां के राजनीतिक में, ये राजनीतिक में आ गए और वहां पर काफी सफलता में भी ली। और सत्याग्रह, यानी वहां पर भी उन्होंने आंदोलन चलाया था, और अहिंसक आंदोलन, बिना मारकाट का, बिना लड़ाई झगड़े का उन्होंने आंदोलन चलाया और उन्हें बहुत हद तक सफलता भी मिली थी। चलते हैं, इसके बाद क्या होता है याद रखेंगे, ध्यान देंगे। इसके बाद क्या होता है कि प्रथम विश्व शुरू हो जाते हैं 1914 में, और प्रथम विश्व शुरू होने के बाद वो 1915 में वापस आ जाते हैं, लगभग 22 वर्षों के बाद। यानी ऐसे 22 वर्ष लिखिएगा नहीं, परीक्षा में पूछता है तो आप 20 वर्ष ही लगाएंगे। वहां पर लिखा गया है किताब में 20 वर्ष। कितने, 20 वर्ष, यानी 2 दशक। 2 दशक का मतलब होता है 10 दूना 20, 20 वर्ष। 20 वर्ष वहां रहे थे। पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका में वो कितने वर्ष रहे थे, तो 20 वर्ष रहे थे। ऐसे करेक्ट 22 वर्ष रहे थे। 1893 में गए थे, 1915 में आए थे, तो 22 वर्ष होता है, लेकिन वो कितना लिखेंगे हम लोग, 20 वर्ष ही लिखेगा, क्योंकि किताब 20 ही कर रहा है। चलते हैं, तब प्रथम विश्व शुरू जब हुई तो 1915 में कहाँ आ गए, वापस आ गए, कहाँ, भारत। और भारत में आए तो अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। इतना ही नहीं, उनके साथ ही एक और व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना, उनको भी ये राजनीतिक गुरु ही मानते थे, लेकिन उतना नहीं जितना मानते थे किनको, गोपाल कृष्ण गोखले को, उतना इन्हें मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मानते थे, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना भी एक अच्छे वकील थे और अच्छे राजनीतिज्ञ थे, तो इन्हें एक अच्छे राजनीतिक के रूप में मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को वो गुरु मानते थे। इसका क्या कारण था समझिएगा, गांधी जी जब, सुनिएगा, गांधी जी जब कहे, मतलब राजनीतिक में जब आए, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि अगर महात्मा, अगर तुम, यानी गांधी जी को कहे कि अगर आप चाहते हैं कि भारत के लोगों की सेवा करें, भारत के लोगों के बारे में जाने, तो एक बार आप भारत का यात्रा कीजिए, पूरे भारत का, तब आपको भारत के लोगों की स्थिति परिस्थिति के बारे में अच्छी तरह समझ में आएगी कि हमारे भारत के लोग किस तरह का जीवन जी रहे हैं, तब आप अच्छे से राजनीति कर पाएंगे, इसलिए भारत का यात्रा कीजिए। इसीलिए इन बातों को उन्हें बहुत अच्छा लगा और गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने क्या मान लिया, अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। ठीक है, याद रखिएगा, राजनीतिक गुरु। ठीक है, तब तक क्या हुआ, जब तक वो भारत आते हैं तब तक अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक साम्राज्य बहुत ही फैला लिया था। क्लियर, चलिए, तो आपने क्या समझा, एक बार थोड़ा सा टॉपिक्स पीछे से हम देख लेते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई, और उनकी पत्नी 13 वर्ष की उम्र में शादी हुई थी, जिनका नाम था कस्तूरबा गांधी। और वे 1893 में मोहम्मद अब्दुल्ला के आमंत्रण पर कहाँ गए, दक्षिण अफ्रीका गए और केस की पैरवी के लिए गए थे। वहां पर इनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, माने उनके साथ गलत व्यवहार हुआ, तो इनको काला गोरा का भेदभाव सहना पड़ा। तो इन्होंने सोचा क्या किया जाए, इस कौम के लिए लड़ा जाए। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, लड़ना चाहिए, और लड़ने लगे। लड़ते लड़ते उन्होंने राजनीतिक में आ गए। इसके बाद वहां अहिंसात्मक का प्रयोग करके, यानी अहिंसा का प्रयोग करके उन्होंने काफी सफलता पाई। फिर वापस वो 1915 में वापस आ गए, कहाँ, भारत। ठीक है, और अपनी राजनीतिक गुरु किसे चुना, गोपाल कृष्ण गोखले को, क्योंकि उनकी बातें उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। चलते हैं आगे की तरफ। अब सुनिएगा, गांधी जी का भारतीय राजनीतिक में प्रवेश, माने गांधी जी भारतीय राजनीतिक में प्रवेश कैसे किए, याद रखिएगा। जब 1915 में कहाँ आए, वे भारत वापस आए। इसके बाद क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जब थे ना,
तभी भारत की राजनीतिक से उन्हें बहुत लगाव था। और भारत के जो राजनीतिज्ञ थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, वो लोग यहाँ से गांधी जी को ना क्या भेजते थे, खर्च भेजते रहते थे भारत से थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो गांधी जी वहां लड़ाई लड़ते थे। उस समय भारत में उनकी प्रतिष्ठा उतनी नहीं थी। ऐसा नहीं कि भारत में राजनीतिक नहीं चल रही थी, भारत में राजनीतिक चल रहे थे। उस समय गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ये बिपिन चंद्र पाल, ये सब लोग ना आंदोलन कर रहे थे, भारत में आंदोलन कर रहे थे। लेकिन उस समय गांधी जी यहाँ नहीं थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लड़ रहे थे। उनकी प्रतिष्ठा उतना नहीं था भारत में, लेकिन थोड़ा थोड़ा था। माने सब लोग जानते थे कि ये भी अच्छे राजनीतिज्ञ हो गए हैं। अब क्या होता सुनिएगा। ठीक इसी समय 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू का फुल फॉर्म क्या हुआ, बी से बनारस, एस से हिंदू, आईयू से यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ। और उस उद्घाटन में इनको बुलाया गया। किनको, महात्मा गांधी को। हिंदू विश्वविद्यालय जो बनाया गया कहाँ, बनारस में, तो इनको वहां पर बुलाया गया। किसमें, उद्घाटन में। गांधी जी गए और गांधी जी ने उस पर भाषण दिया। मैंने उन पर उनको कुछ कहने का मौका जब मिला, तो वो जब गए तो उन्होंने कहा कि देखिए ये हम लोग जो भाषण में उन्होंने दिया कि हम लोग हिंदू विश्वविद्यालय बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, भारत के एक सफलता का मतलब श्रेय जा रहा है। लेकिन ऐसे अवसरों पर हम लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्या, पहले जो दबे कुचले लोग हैं, यानी उन्होंने क्या कहा कि जो लोग दबे कुचले हैं, यानी कि जिनको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब हरिजन कह रहे हैं या नीचे कह रहे हैं, उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। साथ ही साथ भारत का अगर आप उत्थान चाहते हैं तो भारत के किसान का साथ जरूरी है। देखिए उन्होंने क्या कहा कि पहले तो जो दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उनको भी आप क्या कीजिए, मदद कीजिए, उनको सहयोग दीजिए, उसको ऊंचा उठाइए। और भारत को अगर उत्थान करना चाहते हैं तो किसान को आप साथ लेकर के चलिए, क्योंकि भारत का किसान ही भारत का रीढ़ है। इसके बिना हमारा नहीं चल सकता भारत का विकास, इसलिए किसान को लेकर के चलना होगा। साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा कि जो बड़े लोग हैं, बड़े मतलब धनाढ़ लोग हैं, तो उनको उन्होंने क्या कहा सुनिएगा। उनको उन्होंने कहा कि जो आप लोग भेदभाव करते हैं, ऊंचे जाति के लोग जो महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ जो भेदभाव करते हैं, तो ये भेदभाव को जब तक आप खत्म नहीं कीजिएगा, देश कभी आजाद नहीं होगा। यानी इस सब को मिटाना होगा, ऊंच नीच की भावना को, जाति वाति को भावना को, है ना। जब मिटाइएगा, स्त्री पुरुष की भावना को सब मिटाइएगा, तब जाकर के हमारा देश आजाद हो सकता है, अन्यथा देश आजाद नहीं होगा। ये भाषण कहाँ दिए वो गांधी जी, सबसे पहले, ठीक है ना, बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो यूनिवर्सिटी खुली थी, उसी में उन्होंने भाषण दिया था। और उसके बाद इनकी प्रसिद्धि वहां से बढ़ गई कि लोगों के बारे में, हित के बारे में वो सोचते थे। खास करके जो न्यूनतम जाति के लोग थे, इनको देवता समझने लगे। किनको, महात्मा गांधी को, इस भाषण के बाद। चलते हैं, समाज में जो उच्च नीच की भावना है उसको चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा था कि यह भेदभाव को खत्म करिए, और नहीं तो आजादी होने वाली नहीं है। इतिहासकार देव नेशन, याद रखेंगे, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है देव नेशन, ने कहा अफ्रीका में काले गोरे के भेदभाव के कारण उन्हें महात्मा कहा गया और उन्होंने दक्षिण में ही अहिंसात्मक युद्ध की शुरुआत की थी। मैंने एक इतिहासकार हैं जो, किनको नाम है याद रखेंगे, देव नेशन, उन्होंने क्या कहा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में अहिंसात्मक आंदोलन चलाए, अहिंसात्मक आंदोलन चलाए, वहां काला गोरा का जो भेदभाव था उसको खत्म करने का जो आंदोलन चलाया, इसलिए उनका नाम रखा गया महात्मा। ठीक है, महात्मा। चलिए इसके अलावे आगे भी है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, चलते हैं। तो आशा करते हैं थोड़ा सा एक बार रिवाइजिंग कर लेते हैं। क्या हुआ कि जब 1915 में वापस आए भगवान महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कहाँ आए, भारत वापस आए। तो 1916 में जब बनारस यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही थी, तो इसके उद्घाटन में गांधी जी को बुलाया गया। इन्हें भाषण देने का मौका मिला, तो उन्होंने भाषण में कहा कि ये हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसे समय में हम लोगों को क्या चाहिए कि जो दबे कुचले लोग हैं उसको उत्थान पर ध्यान देना चाहिए। जो महिलाएं या जो जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करना चाहिए। और अगर भारत का आप उत्थान चाहते हैं तो किसान का सहयोग जरूरी है। जब तक किसान आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। ऐसा उन्होंने भाषण दिया, जिसके कारण क्या हुआ, उनकी प्रतिष्ठा भारतीय किसानों और मजदूरों के बीच, दबे कुचलों गरीब हरिजनों के बीच में उनकी प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। लाल बाल पाल, परीक्षा में पूछता है कभी कभी कि लाल बाल पाल से आप क्या समझते हैं, यानी लाल बाल पाल किसे कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बा से हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। याद रखेंगे, तीन नाम है। लाल से हो गया लाला लाजपत राय, लाल से लाला लाजपत राय, लाल से लाला लाजपत राय,
अब बाल से बाल गंगाधर तिलक, अब पाल से बिपिन चंद्र पाल। याद रखेंगे भारतीय इतिहास में लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। कौन? तब पंजाब के थे, पंजाब केसरी कहा जाता है। याद रखिएगा पंजाब में पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे लाला लाजपत राय को। ठीक है, तो वो पंजाब के थे कौन? लाला लाजपत राय। और महाराष्ट्र के थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इनके नाम से देखिए लाला से लाल, अब बाल गंगाधर से बाल। और ये बंगाल के थे बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल कहां के थे? बंगाल के। तो इनके नाम से लिया गया पाल, तो लाल बाल पाल, 3 शब्द आ गया, नहीं आ गया? अब इसका क्या महत्व है सो देखिएगा। थोड़ा सा भारत का नक्शा तैयार कीजिए एक ठो। ठीक है, भारत का नक्शा। अब देखिए यहां पंजाब है हमारा, यहां पर क्या हमारा? यहां नहीं, पंजाब यहां है। पंजाब हमारा यहां है, बंगाल हमारा यहां है, महाराष्ट्र हमारा यहाँ है। अब देखिए भारत के पूरे भारत नहीं आ गया, एकदम समटा गया। इधर का पूरा क्षेत्र कौन देख रहे थे? कौन देख रहे थे? लाला लाजपत राय पंजाब से। अब महाराष्ट्र में इधर का पूरा भारत को कौन देख रहे थे? बाल गंगाधर तिलक। और इधर बंगाल में इधर पूरा का कौन देख रहे थे? बिपिन चंद्र पाल। यानी तीनों मिलकर पूरे भारत में एक आंदोलन चला रहे थे, पूरे भारत में एक आंदोलन चला रहे थे, पूरे भारत को समेटे हुए थे। इसीलिए उनका नाम इतिहास में प्रसिद्ध हुआ लाल बाल पाल। ठीक है, कोई दिक्कत? आपसे पूछेगा परीक्षा में तो आप ऐसे सम बताएंगे कि पूरे भारत में, यानी एक भारत का जो बिल्कुल पश्चिमी हिस्सा है पंजाब, वहां के थे कौन? लाला लाजपत राय। एक पूर्वी हिस्सा है जहां थे बिपिन चंद्र पाल, और एक दक्षिणी हिस्सा है तो वहां के थे बाल गंगाधर तिलक। तीनों मिलकर पूरे भारत में एक आंदोलन चला रहे थे जिसका नाम रखा गया लाल बाल पाल। आंदोलन बहुत तेज था, ये लोग मतलब आपने सुना भी होगा, बाल गंगाधर तिलक आंदोलन में नारा दिए थे, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। यानी कि वो लोग आजादी की मांग कर रहे थे। चलिए यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं, थोड़ा सुनिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मजा आने वाला चैप्टर है, एकदम खूब मजा आ रहा है। ठीक है ना, सुनिएगा क्या कहते हैं। 1917 में किसान आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह। 1917 में किसान आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह, यहां से गांधी जी की आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। भारत में गांधी जी की शुरुआत, सुनिएगा क्या होता है कि अपने बिहार में, खास करके जो बिहार, चंपारण कहाँ है? बिहार में। ऐसे अब 2 जिला हो गया है, एक पूर्वी चंपारण और एक पश्चिमी चंपारण, लेकिन आजादी से पहले सीधे चंपारण के नाम से जाना जाता था। कहानी यह होता है कि हमारे जो चंपारण है ना, वहां पर नीलहे जमींदार थे, नीलहे जमींदार, और उन्होंने क्या किया था? नील की खेती करने के लिए 3 कठिया नियम लगा दिया था। यानी एक किसान जिसके पास 1 बीघा जमीन है तो 3 कट्ठा में नील की खेती करना उसे अनिवार्य है। 2 बीघा जमीन है तो 6 कट्ठा में नील की खेती, 5 बीघा है तो 15 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य है, आपको खेती करना ही पड़ेगा। चलिए ये अनिवार्य कर दिया। अब किसान क्यों नहीं कर रहे थे सो देखिए। पहली बात तो नील की खेती करने में उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ता था, बहुत मेहनत करता था, 1 नंबर। और जिस खेत में वो नील की खेती अगर 1-2 बार कर लेते थे तो खेत भी बंजर हो जाता था, 2 समस्याएं। और नील अगर उत्पादन हो भी गया तो अंग्रेज उसे मनमाने ढंग से खरीदता था, क्योंकि भारतीय व्यापारी थे नहीं, भारतीय नहीं खरीदते थे, खरीदते थे अंग्रेज, तो वो न्यूनतम दाम दे करके खरीदते थे। अब देखिए किसान को कोई लाभ नहीं हो रहा है और जबरदस्ती उनसे खेती करवाया जा रहा था। भारतीय किसान यानी खास करके जो बिहार के चंपारण के किसान थे, बहुत ही एकदम दयनीय स्थिति में आ गए थे, बेकार हो गए थे, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि गांधी जी उस समय कहां पहुंचे? मुंबई में आए। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। और वहीं मुंबई में थे बिहार के एक नेता राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, उन्होंने गांधी जी को आमंत्रण किया और आकर के और उनको बताया चिट्ठी के माध्यम से कि बिहार के किसान पर नीलहे जमींदार 3 कठिया नियम लगा करके अत्याचार कर रहा है, उन्हें जबरदस्ती नील की खेती करवाया जा रहा है। सारी बातों को जब उन्होंने लिखा, किनको? महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी को लगा कि नहीं, हमें कहां चलना चाहिए? बिहार चलना चाहिए। ठीक है, अब वो आते हैं पटना रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। रेलवे स्टेशन पर याद रखिएगा उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जैसे जो वकील थे
ठीक है ना। 1917 में जब आते हैं तो ये लोग उनका स्वागत करते हैं और उनके साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बहुत सारे लोग कहाँ चले जाते हैं, चंपारण। चंपारण जाते हैं। चंपारण में गांधी जी सारे किसानों की एक शिकायत दर्ज करते हैं, लिखित लिखित ठीक है ना। और वो शिकायत लेकर के और वायसराय के पास पहुंचते हैं और उनको शिकायत देते हैं। उस समय गांधी जी की प्रतिष्ठा काफी बढ़ चुकी थी। उस 17 में मैंने मात्र 2 वर्षों में ही उनकी प्रतिष्ठा क्या हो गई, काफी बढ़ चुकी थी। अंग्रेज उन्हें रोकना चाहा, लेकिन आदेश क्या मिला उनको, अंग्रेजों को क्या आदेश मिला ऊपर से कि गांधी जी जो भी करे उसे रोको टोको नहीं, नहीं तो बवाल बढ़ सकता है। गांधी जी की वहां सफलता नहीं मिलती है, लेकिन ये सफलता तो जरूर मिली कि गांधी जी से अंग्रेज भी डरती थी कि अगर गांधी जी को रोके टोके गए तो मामला फंस सकता है, इसलिए वो जो करता है करने दो। देखिए अब गांधी जी को कम से कम वहां तो सफलता मिली कि अंग्रेज वहां से डर रही थी उनसे। अब क्या होता सुनिए, वो लिखित समय लिखते हैं और जाकर के देते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा होने वाला नहीं था, कोई विशेष सुधार नहीं किया गया। लेकिन गांधी जी आंदोलन चला ही रहे थे, ये कहलाया चंपारण सत्याग्रह। वो अहिंसा के माने उनका नाम विचार था कि सत्य के लिए आग्रह। देखिए नाम क्या है, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। वो कह रहे थे कि हमें मारने पीटने लड़ने की जरूरत नहीं है, बस हम जाएंगे और अंग्रेज से आग्रह करेंगे। वह धीरे धीरे 1 बार 2 बार 5 बार हमारी बात को नहीं मानेगा, धीरे धीरे हमारी बात को मानेगा और वो मान जाएगा, नहीं मान जाएगा, धीरे धीरे मान जाएगा, जाएगा कहाँ, मानवे करेगा। देखिए बिहार के नीले जमींदार द्वारा किसान की जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती है, इस पर उन्होंने गांधी जी के आग्रह किया कि आप कुछ कीजिए। कौन कहा, राजकुमार शुक्ल ने कहा। किसान आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1917 में किया गया। कब किया गया, अप्रैल 1917 में। और यहीं पर उन्होंने अहिंसा की पहली शुरुआत की, अहिंसा की पहली शुरुआत, सत्याग्रह की पहली। खुद एक ही वस्त्र पहनकर रहने का भी निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि हम आज से एक ही वस्त्र पहनेंगे और कोई वस्त्र हम नहीं पहनने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। और हमेशा एक रंग का ही वस्त्र, एक ही वस्त्र पहनते थे, ज्यादा वस्त्र वो नहीं पहनते थे, ठीक है ना। इससे रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दे दी इसी बात को लेकर के। उन्होंने क्या कहा कि हम एक वस्त्र पहनेंगे, तो उनको कहे कौन, रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत महात्मा आदमी है, माने त्याग। महात्मा का मतलब क्या, त्याग। महात्मा का मतलब ये नहीं कि जट्टा उट्टा दाढ़ी मोछर बढ़ा करके चंदन को भप्पर लगा करके अब बैठ गए वो ना। महात्मा का मतलब क्या होता है, त्याग। तो त्यागी आदमी कौन हुए, गांधी जी नहीं हुए। वो क्या कह दिए, देखिए ऐसे नहीं कि बहुत बड़े वकील थे, पूरा भारत में नंबर 1 के वकील थे ये, अंग्रेज इनसे डरती थी, समझ रहे ना। तो इनको भाई पैसा की कमी थोड़ी होगा, नहीं समझ रहे हैं। तो फिर भी ये सोचे कि भाई देश के लोग क्या हो रहे हैं, वस्त्र नहीं मिल रहा है, लोग यहाँ कष्ट में है, तो हम बहुत ज्यादा वस्त्र क्यों पहनेंगे। अगर हमरे एक वस्त्र कम पहनने से वही वस्त्र अगर दूसरों को मिल जाएगा तो कम से कम उसको तो शरीर ढकने का मौका मिलेगा ना। तो इसीलिए ये त्याग किए, इसीलिए इनका नाम रखा गया महात्मा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए कौन कहे, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप क्या समझे, यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह क्या था, तो याद रखिएगा किसान आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह क्या था, किसान आंदोलन। कब शुरू हुई, तो अप्रैल 1917। किसने किया, महात्मा गांधी। किसके बुलावे पर गए थे, तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए आगे अब चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है, याद रखिएगा। ये जो प्रथम विश्व युद्ध आप देख रहे हैं, रॉलेट एक्ट देख रहे हैं और जलियांवाला बाग हत्याकांड कर देख रहे हैं, ये सब तीनों एक दूसरे पूरा कनेक्ट है। अब कनेक्ट कैसे है, थोड़ा सा इनके बारे में पहले हम लोग समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। सुनिएगा क्या है, होता क्या है, होता क्या है कि जब 1914 में प्रथम विश्व शुरू होती है, तो अंग्रेजों ने हमें आश्वासन दिया कि विजय के बाद आप सभी को आजादी दे दी जाएगी, बदले में साथ देना होगा। तो भारतीयों ने साथ दिया। देखिए जब 1914 में प्रथम विश्व शुरू हुई, तो एक तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अन्य देश लड़ रहे थे, दूसरे तरफ था जर्मनी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये सब देश दूसरे तरफ से लड़ रही थी, ठीक है। अब जब लड़ रही थी तो क्या होता है कि अंग्रेज को लगता है कि जर्मनी की ताकत के सामने हम गिर जाएंगे, क्योंकि भारत में भी आंदोलन चल रही थी, इधर के नेता लोग भी चला रहे थे और उधर भी आंदोलन चल रहा था, उधर भी लड़ाई चल रही थी। तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया क्या, कि भारतीयों से सहयोग लिया जाए। तो उन्होंने आकर के हम लोगों को कहा कि अगर तुम इस युद्ध में हमारी मदद करते हो, तुम लोग अपनी आंदोलन को बंद कर देते हो और साथ साथ में
हमारी मदद करते हो तो प्रथम विश्व युद्ध में अगर हमें सफलता मिलेगी, विजय हमें हो जाएंगे, तो हम आप लोगों को क्या कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। तो क्या कह रहे थे कि बताया कि हमें आजादी मिल जाएगी, मैंने हम लोग जीत जाएंगे तो आप लोगों को स्वतंत्रता आजादी दे दी जाएगी। चलिए, तो हम लोगों ने क्या किया, अपनी आंदोलन को थोड़ा सा कम कर दिए और हमने उसका सहयोग देना शुरू कर दिया। 1918 में जुलाई महीने में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुई, अंग्रेजों की जीत हुई, अंग्रेज उसमें जीत गए, जर्मनी हार गया। चलिए, अब जब हार गया तो हम लोगों ने अंग्रेजों से मांग किया कि भाई आपने कहा था कि हमें आजादी मिल जाएगी, तो अब आजादी हमको दीजिए। नहीं, क्योंकि आपने तो वादा किया था कि हम आजादी दे देंगे, तो आप दीजिए आजादी। लेकिन क्या होता है सुनिएगा, अंग्रेजों ने क्या लगा दिया, रॉलेट। इस युद्ध के समाप्त होते ही अंग्रेजों के रवैये बदल गए, उसका बातें बदल गया और काला कानून रॉलेट एक्ट लगा दिया। काला कानून रॉलेट लगाया जिसमें किसी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था या उसे गोली मार दिया। माने ऐसा आदेश दिया गया, रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था, लागू नहीं हुआ था, केवल कानून आया था बन करके। ठीक है, उसमें यह था कि अगर कोई व्यक्ति पर शक हो जाए, कोई व्यक्ति पर शक हो जाए, वो दोषी है नहीं है, उसमें मुकदमा चला है नहीं चला है उससे मतलब नहीं है, अगर पुलिस को शक हो गया तो वो गोली मार सकता है या उसे जेल में डाल सकता है। आप दोषी रहिए चाहे नहीं रहिए। अरे भाई, एकदम पूरा देश की आजादी ही खत्म। 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते थे, सड़क पर 2 आदमी बात करते हुए चल नहीं सकते थे, कहीं सभा नहीं हो सकती थी, ये सारी बातें उसमें रॉलेट एक्ट में लिखी हुई थी। पूरा देश को झकझोर दिया जब कानून आया। सब लोग देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं इसके बारे में कि 3 वर्ष तक ये कानून हमारे देश में रहा लेकिन लागू नहीं हुआ। एक बार भी पूर्णतः लागू नहीं हुआ तो आंदोलन इतनी तीव्र हो गई, अगर लागू होता तो क्या होता। गांधी जी इसका विरोध करने लगे। गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने इसका विरोध किया और ठीक है, और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे कानून की जरूरत नहीं है, हम लोगों को ऐसा कानून नहीं चाहिए, तुम लोग इस कानून को वापस लो। जब आंदोलन चलाए तो इन्हें जेल में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। ठीक है, किनको, गांधी जी को। और जैसे गांधी जी जेल में गए, इनकी लोकप्रियता तो बढ़ी हुई थी, लोग दंगा करना शुरू किया। नहीं देखेंगे कोई नेता को कुछ हो जाता है कि उसके आदमी जो होता है आग लगा देता है, कहीं पर मारकाट शुरू हो जाता नहीं हो जाता है। गांधी जी को जेल में डालते ही दंगा शुरू हो गई। ठीक है ना, माने पूरा एकदम लोग, पूरे देश में जो है ना आंदोलन, लोग एक दूसरे को कत्ल करने लगे, आग लगाने लगे, बहुत चीज होना शुरू हो गया। अब क्या होता है देखिए, विरोध बढ़ गया, जगह जगह दंगे होने लगे, हिंसा बढ़ गई। उसी समय पंजाब के दो नेता जिनका नाम था सत्यपाल और एक था किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, 2 ये प्रसिद्ध नेता थे। दोनों को वहां पर क्या कर लिया गया, नजरबंद कर लिया गया। नजरबंद का मतलब हुआ कि इन लोगों को उठा करके जेल में भेज दिया। भाई, कोई मुकदमा ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और दोनों नेता को कहां ले गया, अंग्रेज जेल में ले गया। क्योंकि आंदोलन जो चल रहा था, वो जो दंगा भड़क रहा था, तो अंग्रेज को लगा कि यही सब भड़का रहा है, तो इसी को उठा के ले गया कहां, जेल में। जब जेल में ले गया तो पंजाब में और आंदोलन भड़क गया, पंजाब के लोग और क्या, क्योंकि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू दोनों का प्रसिद्धि थी वहां पर, दोनों को जब उठा के ले गया तो वहां के लोग भड़क गए। अब क्या होता समझिएगा, इसके बाद 13 अप्रैल 1919, ठीक है, बैसाखी पर्व वहां पर पंजाब में एक पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है बैसाखी पर्व। जैसे अपने यहाँ ना फसल पर्व है जिनका नाम है मकर संक्रांति, यानी जिसको दही चूड़ा वाला पर्व कहते हैं, नहीं कहते हैं, कहीं पर उसका नाम है लोहरी, तो कहीं पर नाम है बैसाखी, कहीं पर उसका अलग अलग नामों से जाना जाता है, नहीं पोंगल नाम है, कहीं पर कुछ नाम है। तो अब वहां पंजाब में इसका नाम है बैसाखी पर्व। ठीक है, कब, तो 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, वही डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को जो नजरबंद कर लिया गया था, इनके विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांति सभा हो रही थी। माने उस बाग है, एकदम बहुत बड़ा बाग है, बाग बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे फूल वूल लगे हुए हैं, सब कुछ शांति अच्छा ढंग से। और उसी में एक रास्ता है, उसी में एक छोटा रास्ता है, और इसी रास्ते से लोग गए और बैठ करके अपना सभा कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है,
चलिए, एक रास्ता सभा हो रही थी, बहुत सारे लोग थे, बूढ़े बच्चे स्त्री सब लोग। पंजाब का दिन, छुट्टी का दिन था, बैसाखी पर्व था, छुट्टी का दिन था, सब लोग वहां पहुंचे और वहां पर सभाएं शांति ढंग से चल रही थी। कोई दिक्कत? किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट के विरोध में डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को नजरबंद कर लिया गया था, इसके समर्थन में, ठीक है, वहां पर ये सभाएं चल रही थी। अब क्या होता है, जनरल डायर, याद रखेंगे जनरल डायर 100 भारतीय पुलिस और 50 अंग्रेजी पुलिस को लेकर के वहां पहुंचा, बिना कोई चेतावनी, बिना कुछ कहे निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया और रास्ता को भी बंद कर दिया गया। आप समझ रहे हैं क्या हुआ? रास्ता भी बंद कर दिया, लोग बैठे हुए हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सब कुछ लोग हैं, उसमें स्त्रियां हैं, मर्द हैं, जो भी हैं, सब लोग। अब क्या होता है कि रास्ता भी बंद और इधर से जो है गोलियां चलाना शुरू। लगभग 400 राउंड गोलियां, 400 से यानी 1000 से ज्यादा राउंड गोलियां चली, ठीक है ना, जिस पर वहां पर अभी भी दीवालों पर आप छिद्र देख सकते हैं, इतनी छिद्र है कि आप गिनती नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इतनी। और उसमें लगभग कुछ लोग 400 कहते हैं, कुछ लोग 1000 कहते हैं, लेकिन 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, ठीक है ना। बहुत सारे, उसमें एक कुआं था बाग में, बाग की सिंचाई के लिए कुआं बनाया गया था, बहुत गहरी कुआं था, बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए कुआं में कूद गए और एक दूसरे के ऊपर कूदते 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 बहुत सारे लोग उसमें ही मर गए, देखिए। और कितना लोग गोली से घायल हो गए, कितना लोग जान वहीं पर दे दिए, नहीं। जनरल डायर ये जो है वो 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। तो याद रखेंगे, आपसे पूछा जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में। कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919। करने वाले कौन थे? तो जनरल डायर, जनरल डायर, ठीक है। कितने लोग मारे गए? तो 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और ये किसके विरोध में हुआ था? तो रॉलेट एक्ट और डॉक्टर सत्यपाल और किचलू के समर्थन में किया गया था। कोई दिक्कत? चलिए, तो अभी तक आपने समझा कि गांधी जी का 1919 तक का आंदोलन, नहीं, गांधी जी तो थे जेल में, लेकिन आगे चलते हैं क्या होता है, सुनिएगा। अब गांधी जी को छोड़ दिया जाता है। गांधी जी जब छोड़ता है गांधी जी को वो, तो देखिए गांधी जी को ऐसे नहीं छोड़ता है, गांधी जी बहुत कलाकार आदमी थे, ठीक है। वो क्या किए, जेल में थे ना, तो अनशन करने लगे, एकदम खाना पीना बंद कर दिए। अब खाना पीना बंद, उठना उठना बंद, साफ एकदम। तो अंग्रेजवा को लगा कि अरे बाप रे, मर जाएगा ये चुट्टा जो है ना, खाना उना नहीं खा रहा, मर जाएगा एकदम। गांधी जी तो ऐसे पतले दुबले थे ही, उसको लगा कि ये मर जाएगा एकदम। साफ लठुआर गए थे, जान करके उठते उठते यार नहीं थे। अंग्रेज देखा कि अरे रे रे रे, इसको निकालो जल्दी से, नहीं तो मर जाएगा जेले में। 4 गो पुलिसवा को कहे गांधी जी को, 2 टंगड़ी पकड़ा, 2 हाथ पकड़ा, और उठा करके ले 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 ले, ले जाकर गेट पर छोड़ दिया, भागो बेहुदाते यहाँ से। गांधी जी गेट पर जैसे रखा, गेट जैसे यहाँ लगाया कि गांधी उठ के खड़ा होकर गोर हाथ झाड़ लिए, चल दिए कर खड़ा कर। अरे अरे अरे, अंदर में मरल था ये बेचारा, छोरा भाग गया, बड़ा टनटना के जा रहा है। आराम से गांधी जी उठ के चल दिए। हाँ, अरे वाह, यानी गांधी जी ठग लिए किसको? अंग्रेज को ठग लिए। गांधी जी कहाँ, जेल में से बिल्कुल निकाल दिया, जेल में से चलो जाओ, ऐसे थे गांधी जी। चलिए आइए अब चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं। खिलाफत आंदोलन क्या है? अब क्या होता समझिएगा, प्रथम विश्व जब शुरू होती है उससे पहले भारत में उन्होंने, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपना लिया था। और भारतीय मुसलमान को वो कहता था, भारतीय मुसलमान को वो कहता था कि हम तुम्हारे क्या हैं, सच्चे मित्र हैं। तुम ना भारत में रहोगे ना, भारत में रहोगे ना, तो तुमको ना ये सब रहने नहीं देगा हिंदू लोग, तुम लोग अलग हो जाओ। कौन कहे थे? अंग्रेज। किसको? भारतीय मुसलमान को। क्लियर? तो भारतीय मुसलमानों ने भारत के हिंदुओं से अलग होकर के एक अलग पार्टी 1906 में बनाई थी, मुस्लिम लीग। 1905 में हुआ था बंग भंग, बंगाल का विभाजन, और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की अंग्रेज के कहने पर। ठीक है, अंग्रेज भड़का दिया मुसलमान को, कहा कि भारत में तुम लोग रहोगे ना तो ये हिंदू तुम लोगों को रहने नहीं देगा, इसलिए तुम लोग अलग हो जाओ और अपनी एक अलग से, मतलब क्या बनाओ, दल बनाओ, पार्टी बनाओ और तुम अलग हो जाओ। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। चलिए 1906 में। अभी तक भारतीय मुसलमान को लग रहा था कि अंग्रेज हमारा क्या है, पकिया मित्र है, हमारी बात को मानता है, हमारे सजेशन देता है। लेकिन क्या होता समझिएगा, 1914 में प्रथम विश्व शुरू होती है, 1914 में प्रथम विश्व शुरू होती है, और उसके बाद तुर्की
जो सीरिया है, तुर्की है, ये लोग 1914 में अंग्रेज के विरुद्ध लड़ रहे थे। 1914 में अंग्रेज की जीत होती है। तुर्की के राजा को वहां पर लोग ने खलीफा कहता है। दुनिया के जितने मुसलमान हैं वो तुर्की के राजा को अपना राजा मानते हैं। वो जो कहता है पूरी दुनिया के मुसलमान मानते हैं। ठीक है। तो भारतीय मुसलमान देखा कि तुर्की के राजा को ना अंग्रेजवा सब जो है ना कुटाई किया, पूरा से एकदम पूरा फोड़ फाड़ के मारा, है ना। वहां उसके जितने भी धर्म स्थल थे, ठीक है ना, किसके, इस्लाम के जितने भी धर्म स्थल थे, जैसे मक्का है, मदीना है, और जो बड़े बड़े मस्जिद हैं विश्व में, है ना, उस पर किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का। अंग्रेज सबको जीत लिया, सब पर अधिकार कर लिया और अमानवीय ढंग से काम कर रहा था। तो भारतीय मुसलमान को लगा कि ये हमारा पक्का मित्र नहीं हो सकता यार। एक तरफ कहता है कि हम तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे हित की बात हम सोच रहे हैं, और दूसरी तरफ ये क्या कर रहा है, दुनिया के जो हमारे पवित्र स्थल हैं, मक्का मदीना, हमारे जो अल्लाह हैं, उनके जो प्रवर्तक हैं, उनके जन्मस्थली, उनके जो चीज हैं, उनको ये क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। ठीक है। तो ये लोगों ने, भारतीय मुसलमान ने 1919 में, वही प्रथम विश्व युद्ध के बाद आंदोलन चलाया जिसका नाम रखा खिलाफत आंदोलन। यानी भारतीय मुसलमान द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया, उसका नाम रखा गया खिलाफत आंदोलन। कोई दिक्कत, क्यों चलाया, क्योंकि उनकी दो मांग थी, याद रखेंगे। एक तो वो कह रहा था कि तुम कह रहे हो जब हम भारतीयों के, मुसलमान के समर्थक हैं, तो तुम हमारे जितने भी धर्म स्थल है उसको स्वतंत्र करो। नहीं, मक्का मदीना या जो भी मस्जिद पर तुम्हारा अधिकार है उसको क्या कर दो, स्वतंत्र कर दो, उसका कोई हानि नहीं पहुंचा, उसको बराबर छोड़ दो। और दूसरा, जो जरी थी जजीरात उल अरब, जिसमें सीरिया, अरब, इराक, फिलिस्तीन, ये सब देश आते हैं, इन सब को स्वतंत्र कर दो, बिल्कुल तुम आजाद कर दो, इस सब पर तुम जो अधिकार किए हुए हो, और ये सब देश हम लोगों का क्या है, पवित्र जगह है, तो इस सब को क्या कर दो, तुम आजाद कर दो। यानी कि जो धर्म स्थल है उसको तुम छोड़ दो, और साथ ही साथ इन सारे देशों को क्या कर दो, स्वतंत्र कर दो। ये मांग कर रहे थे कौन, खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमान। उनके नेता कौन थे, तो याद रखिएगा, दो आदमी थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, याद रखेंगे। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन, शौकत अली और मोहम्मद अली। ये दोनों कह रहे थे कि जब तुम हमारे समर्थक हो तो तुम आजाद करो। गांधी जी उस समय जेल से छूट के आ गए थे, और गांधी जी भी 1920 में एक आंदोलन चलाए जिसका नाम रखा असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने सोचा कि यही मौका है यार, दोनों को एक जगह कर देते हैं, नहीं कर देते हैं। एक तरफ तो हम लोग लड़ेंगे, यानी हम लोग हिंदू लोग लड़ेंगे किसके माध्यम से, असहयोग से, और भारतीय मुसलमान लड़ेगा खिलाफत आंदोलन से। पूरा भारत हिंदू मुस्लिम मिल के लड़ेंगे, नहीं मिलेंगे। गांधी जी दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, ये समर्थन दिया। किसको समर्थन दिया, खिलाफत आंदोलन। वो कह रहे थे कि चलो कोई बात नहीं है, तुम अलगे लड़ते हो, लड़ते तो हमारे दुश्मन से ही है ना। भारतीय मुसलमान को उन्होंने क्या कहा कि तुम लड़ते हो अलग से, तो ठीक है लड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन लड़ते किससे हो, मुसलमान से, अथी भारतीय अंग्रेज से न लड़ रहे हो, तो अलग ही होकर के हमारे दुश्मन से लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी उसको समर्थन दिए, और उसके बाद आंदोलन, असहयोग आंदोलन शुरू हो जाती है। तो चलते हैं, आज के लिए इतने ही। हम लोग कल मिलते हैं असहयोग आंदोलन और अन्य पार्ट्स के साथ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, कमेंट, सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।